हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता जायसवाल है और मैं बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेसिक शिक्षा लेकर आ रहा है आपके लिए 75 डेज डाई हार्ड चैलेंज, जिसमें हम CUET की बिल्कुल फ्री तैयारी कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा पर, जिसमें 75 डेज में हम आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होगी कि अगर आप CUET की तैयारी करने जा रहे हो तो आप उस चीज़ को जानो, या फिर CUET में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, या फिर यूँ कहें कि उसका सिलेबस क्या होता है। ठीक, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो CUET में लैंग्वेज सेक्शन के हिंदी सिलेबस की बात करेंगे। मेनली 2 लैंग्वेज होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, और आपको कोई एक लैंग्वेज को ऑप्ट करना होता है। हम यहाँ पे हिंदी सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज कैसे होता है, लैंग्वेज का एग्जाम कैसे होता है, वो चीज़ सारी चीज़ें जानेंगे उसमें। पहला कि लैंग्वेज का जो पेपर होता है वो आपका 45 मिनट्स का होता है। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। वो क्वेश्चंस जो होते हैं आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 50। ठीक है, आपके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और नीड टू अटेम्प्ट 40। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग के 40 कर लो, लास्ट के 10 छोड़ दो। आपको अच्छे से समझ के सोच के उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको अच्छे से आते हो, बिल्कुल समझ में आते हो। ठीक, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ो, क्योंकि हिंदी सेक्शन में अगर आप थोड़ा सा मेहनत अच्छे से कर लो या फिर थोड़ा सा स्टडी कर लो, कॉन्सेंट्रेट कर लो, तो 200 में से 200 मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाता है। और बहुत सारे बच्चों ने इससे प्रीवियस टाइम पे या फिर इससे पहले एग्जाम देके 2023 2022 में लाया भी है। ठीक, तो आप इतनी पूरी कोशिश करो या फिर इतने अच्छे से पढ़ो कि आपके 200 में से 200 मार्क्स यहाँ हिंदी के डन हो जाएं। ठीक, उसके बाद इसकी जो मार्किंग स्कीम होती है वो देखेंगे। हमने टाइम देख लिया, क्वेश्चंस देख लिए। मार्किंग स्कीम क्या होती है कि यहाँ पे 5 नंबर पर क्वेश्चन होता है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन करते तो को 5 नंबर मिलते हैं और निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसका भी ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन आ रहे हो उसे ही अच्छे से करो। ठीक है, फिर हम आएंगे इसके बाद, इन सबके बाद क्या सिलेबस होता है। तो सबको पता है कि NTA CUET का एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो NTA ने अपना एक सिलेबस भी दिया कि मैं हिंदी से यहाँ से पूछूंगा। ठीक है, ये चीज थी। लैंग्वेज के 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जहाँ पे पहले सेक्शन में 13 लैंग्वेजेस होती हैं और सेक्शन 2 में 20 लैंग्वेज थी। वो आपको ध्यान नहीं देना है, आपको इंग्लिश और हिंदी पे ही काम करना है। तो हम देखते हैं कि NTA ने अपना हिंदी का क्या सिलेबस दिया है। हिंदी का सिलेबस दिया है लेकिन लिखा इंग्लिश में है, समझा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। यहाँ बता दिया है पहले ही NTA ने कि क्वेश्चंस जो हैं वो इन टॉपिक से होंगे, बट ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है या फिर यहीं तक ये सीमित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्वेश्चन जो अपना सिलेबस दिया है उसके अलावा भी वो क्वेश्चन दे सकता है, इतना ही सीमित नहीं है। इसी में से नहीं देगा ये जरूरी नहीं है, ये NTA ने पहले साफ कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद तो चलिए हम देखते हैं कि NTA ने अपना क्या सिलेबस दिया है। पहला है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, और मेनली क्या होता है कि अपठित मतलब पढ़ा हुआ ना हो। मे बी आप उसको कहीं ना कहीं पढ़े होकर जो एग्जाम में आएगा, बट मेनली माना जाता है कि ये जो चीजें आपको बताई नहीं जाती हैं ये आपकी ना जानने में होती हैं। ठीक, तो ऐसे गद्यांश जो पढ़े हुए नहीं होते। अपठित गद्यांश एक टॉपिक आ गया। ये इसमें जो वर्ड लिमिट होगी वो 300 से 350 वर्ड्स की होगी। फिर 3 प्रकार का होता है, तथ्यात्मक, कथात्मक और साहित्यिक। ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, अपठित गद्यांश पहला टॉपिक हो गया इसका। दूसरा मौखिक क्षमता। फिर तीसरा भागों को फिर से व्यवस्थित करना। ये मतलब अलग अलग वर्ड्स होंगे आपके। ठीक है, अलग अलग जगह से तोड़ तोड़ के रखा रहेगा और आपको एक सीक्वेंस में करके, एक सिस्टमैटिक रूप से उसको करके वहां पे एक सही वाक्य को बताना होगा। तो भागों को फिर से व्यवस्थित करना वो हो जाता है। सही शब्द का चयन, मतलब यहाँ पे अशुद्धि शोधन से लेके चल सकते हैं हम, या फिर कोई गलत वर्ड्स लिखे होंगे वहां पे हम उसको सही जगह बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लें अगर हम, तो राम फल खाती है, यहाँ पे ये सही नहीं होगा। ठीक है, खाती है, राम फल खाता है, ये हो जाएगा। तो इस टाइप से सही शब्द का चयन हो जाएगा। पर्यायवाची और विलोम आप सब पता है। शब्दावली, तो ये NTA ने अपना सिलेबस दिया है कुछ। ठीक है, ये रहा आपका NTA का सिलेबस। और उसने बोला है कि इस सिलेबस के अलावा भी मैं आगे से क्वेश्चन या डिफरेंट क्वेश्चन ले सकता हूं, यहीं तक ये सीमित नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि NTA ने अगर ऐसा बोल दिया तो हमने जो NTA ने इससे पहले क्वेश्चन पेपर कराया है
प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किया। ठीक है, एनालिसिस जब किया हमने तो हमने देखा कि अलग अलग पोर्शन से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, तो हम वहां पे देख लेते हैं, हमने एक डेटा रेडी किया कि कौन कौन से पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। और स्लॉट्स, यहाँ पे 3 स्लॉट में आपका लैंग्वेज का एग्जाम हुआ था अलग अलग डेट्स पे। तो वहां पे हमने देखा कि क्या एनटीए ने जैसा बोला है कि सिलेबस से ज्यादा या फिर अलग में देगा तो क्या क्या चीजें दे सकता है। ठीक है, क्योंकि हमको तो बिल्कुल रेडी रहना है, हमको 200 में 200 चाहिए, तो हमें तो अपनी 100% प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक, तो हमने क्या किया कि एनटीए के सिलेबस के बाद में एनालिसिस करके उसने और आगे क्वेश्चन क्या दे सकते हैं वो हमने देख लिया, उसका डेटा तैयार कर लिया। ठीक, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। पहला अपठित गद्यांश उसने बोला था, अपठित गद्यांश है। फिर दूसरा वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थितकरण, जो कि आपके 3rd स्लॉट में और 1st स्लॉट में तो आया है, 2nd में नहीं आया है, लेकिन अगर आया है तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर आ सकता है, तो हमें पढ़ना होगा, या फिर 2024 वाले एग्जाम में आ सकता है, तो हमें इसको लेके चलना होगा क्योंकि एक बार तो पूछ लिया। ठीक है, फिर आया उपसर्ग प्रत्यय, फिर उसके बाद इसमें भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे दे दिए, और इसने फिर आया हमें पर्यायवाची और विलोम, इसको तो एनटीए ने मतलब मेंशन ही किया था कि वो पूछेगा। संधि विच्छेद ये नहीं था। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू उसने दिया है, सारे स्लॉट में क्वेश्चंस आए हैं आपके, इसका मतलब ये कि वो संधि से भी क्वेश्चन देगा, तो हमें संधि भी पढ़नी है। ठीक, फिर समास से भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे तीसरे स्लॉट में तो 4 क्वेश्चन आ गए समास से। अब 4 क्वेश्चन से देखिए आपको 20 मार्क्स आ रहे हैं सीधे, तो हमें समास भी पढ़ना है। फिर आ गया आपका शब्द भेद, मुहावरे और लोकोक्तियां, अलंकार रस छंद, ये भी मेंशन नहीं था, यहां से भी क्वेश्चन आए हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं आप, अलंकार रस छंद से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मतलब कि अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो 25 नंबर 20 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, हमें ये भी पढ़ना है। फिर ये सारे पेपर मतलब एनटीए ने अपना पेपर बनाया था, जो 2023 में जो एग्जाम हुआ था वहां पे ये एनटीए ने जो पेपर बनाया वही है डेटा, तो यहाँ इस टॉपिक से उसने लिया है। तो अगर उसने पिछले साल लिया है तो इसका मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 2024 में भी लेगा। ठीक है, तो हमें अपनी तैयारी अगर पूरी तरीके से करनी है तो हमको एनटीए ने जहां जहां से जो जो चीजें उठाई है, हमको एनटीए से एक कदम आगे होकर चलना है ना। चलो, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास से भी क्वेश्चन आया है, जो कि एनटीए ने मेंशन नहीं किया था बट उसने पूछा है। रचनाएं एवं रचयिता में भी क्वेश्चन आए हैं, तीनों स्लॉटों में आए हैं, तो हमें पढ़ना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्दावली तो थी वहां पे, अशुद्ध शब्द या वाक्य, अशुद्धि शोधन आप मान सकते हो, लिंग कारक, अव्यय, सर्वनाम, विशेषण, वचन, क्रिया, पत्र लेखन, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और मिश्रित वाक्य, सारे टॉपिक से इसने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ। और आप एक और चीज ध्यान दो कि अभी तक आपने जितने सारे टॉपिक्स को देखा है, जितने सारे आपके पढ़े हुए हैं, है ना। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा 12th तक में, 9th से लेके 12th तक में आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी चीज हो रही है, बहुत बाहर का आ रहा है और या तो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया है, कुछ भी नहीं है, सब आपका पढ़ा हुआ है। आपको बस थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि थोड़ा लेवल अप होता है। ठीक है, ये सारी चीजें साथ में आ जाएंगी। ठीक, एक और चीज ध्यान दीजिए आप कि आपने जो टॉपिक देखा है यहाँ पे, सारे टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं और ये सारे टॉपिक आपके ग्रामर से हैं। तो मतलब यहाँ क्या हो गया कि आपके लैंग्वेज में जो आपका एंट्रेंस होगा, जो पेपर होगा, वो आपके ग्रामर पोर्शन से होगा, है ना, कहीं गद्यांश पद्यांश नहीं आया। ठीक है, तो ये आपके। अच्छा, एक और चीज, पत्र लेखन। पत्र लेखन से पहले कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता था। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, औपचारिक, अनौपचारिक। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे उनको बताने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक, बट इस साल 2023 में पूछा है, तो हमको पहली बार पूछा है 2023 में, लेकिन हमको रेडी करना हो क्योंकि अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2024 में भी पूछेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा एनालिसिस, और जो एनटीए ने अपना सिलेबस दिया था उस बेसिस पे सारे टॉपिक्स, जहां से हमने समझा कि हमें ऑलमोस्ट चीजें पढ़नी है अगर हमें अच्छे से अपना पूरा 100% चाहिए एग्जाम में। और हमें चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपके जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीएचयू हुआ, एयू हुआ, एएमयू हुआ, डीयू हुआ, हर जगह आपका लैंग्वेज पूछता है। ठीक है, हर जगह आपका लैंग्वेज का मार्क्स जुड़ता है। अगर आप सिर्फ लैंग्वेज से पूरा कंप्लीट कर लेते हो, लैंग्वेज में आप यकीन मानो 200 में से 200 मार्क्स लाना बहुत ईजी होता है। अगर आप थोड़ा सा
कॉन्सेंट्रेट कर लो तो पढ़ी हुई सारी चीजें हैं, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके आपको सारी मतलब उसमें जो बारीकी है उसको ध्यान देना है, ठीक है। वो हो गया। तो इसके बाद में हमने क्या किया कि अपना एक सिलेबस रेडी किया, एनटीए का सिलेबस देखते हुए, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर देखते हुए, सबको देखते हुए हमने अपना एक सिलेबस रेडी किया, जिसमें हमने ये सोचा कि हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जब पढ़ाई करेंगे तो हम सारा कवर अप कर लेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक छूट नहीं पाया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब सारा कवर अप करेंगे, जिससे एनटीए कहीं से भी पूछ ले हम उसको कर ले जाएंगे, है ना। देखो, तो पहला सेक्शन हम इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लिए हैं। पहला आ गया आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णमाला, वर्तनी, संधि, ये 3 है। अब आप कहोगे वर्णमाला तो मैम बहुत छोटे का था, वो तो 9th में नहीं पढ़ा गया है, लेकिन आप मतलब जो वर्णमाला हम क ख ग घ तब पढ़े थे वो यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से, कि क ख ग घ हम पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या क ख ग घ में जितने सारे हमारे व्यंजन हैं, स्वर हैं, उनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि कौन से व्यंजन, कौन से स्वर आपके संयुक्त स्वर हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो आपको वो सारी चीजें पढ़नी है। एग्जाम में ये ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल वाले में नहीं आते, तो हमें इन सब चीजों को जानने के लिए बिल्कुल हर एक चीज को ध्यान देना होगा। वर्णमाला से आपके 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम उसको भी पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटने ना पाए। वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्तनी पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोर्शन आता है शब्द विचार का, ठीक। उसमें हम पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय, जिससे क्वेश्चन पूछे गए थे, समास, शब्द भेद, तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव एक बार फिर से रिमाइंड करा दें कि तत्सम जो होता है वो संस्कृत शब्द होता है, और तद्भव जो होता है वो हिंदी के या फिर ठेठ हिंदी बोलें तो। फिर संज्ञा से अव्यय तक, फिर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति, अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो यहाँ से हमने क्या किया कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है, उस हिसाब से अपना सिलेबस रेडी किया है। तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है, और परेशान नहीं हुई कि बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत लंबा लंबा सा है, 11 टॉपिक हो गया, कैसे पढ़ेंगे। सारी चीजें एक एक लेक्चर में खत्म हो जाएंगी और सब आपकी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। आपको बस यहाँ पे एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा लेवल अप होना होगा, और क्या चीजें पूछ सकता है हमको यहाँ पे यही समझना है। ऐसा नहीं कि हम लोग को स्टार्ट से हर चीज पढ़नी है, सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आपका पढ़ा हुआ है। और अभी लास्ट में एक और बेनिफिट बताते हैं आपको इसका, वाक्य विचार, इसको सिंथेटिक भी बोलते हैं। इसमें जो टाइप है वो हमारा आ गया वाक्य शुद्धि। अब एक चीज जानो, वाक्य शुद्धि और वहां पे एनटीए ने जो सिलेबस बताया है उसमें ये भी बताया था कि सही शब्द को चुनना या फिर वाक्यों को व्यवस्थित करना, ये था, शब्दों को व्यवस्थित करके लिखना। लेकिन जब तक अब आप बताओ कि हम उसको बनाने के पहले हमको तो सारी चीजों को जानना पड़ेगा ना, कि आपका शब्द भेद क्या होता है, तत्सम तद्भव क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होता है, विशेषण क्या होता है, कारक क्या होता है, लिंग क्या होता है। हम जब ये सारी चीजों को पढ़ लेंगे तब तो हम वाक्य पे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं सब से वाक्य बनता है। क्या एक वचन होगा उस हिसाब से वाक्य बनाएंगे हम, है ना। तो एक चीज को पढ़ने के लिए पीछे की सारी चीजों को पढ़ना जरूरी हो जाता है, इसलिए हम सारी चीजों को पढ़ते चलेंगे। बच्चों का क्वेश्चन आता है कि अगर ये पूछा है तो हम ये क्यों पढ़ेंगे। अगर हमसे उपसर्ग प्रत्यय पूछा हुआ है, या फिर हम यूं कहें कि समास छंद पूछा हुआ है, तो हम वहां वर्णमाला क्यों पढ़ें। ऐसा नहीं होता, छंद पढ़ने के लिए हमें पहले वर्णमाला स्टार्ट करना पड़ता है। सारी चीजें सिस्टम से होती है ना, यहाँ से पढ़ेंगे फिर यहाँ पहुंचेंगे, सिर्फ यही पढ़ेंगे तो हमारा ये तो गोल रहेगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए हमको सारी चीजें पढ़ के चलना होगा। फिर उसके बाद वाक्य विचार में आ गया मुहावरे, लोकोक्तियां, क्रमबद्धता, वाक्य में क्रमबद्धता, पाठ बोधन, वाक्य भेद, वाक्य शुद्धि, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। सारी आपकी पढ़ी हुई हैं, सारी चीजें आपको पता है कि आपने पढ़ी है इसको, ठीक है, कोई भी नया नहीं है, तो डरने की और बात नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट आपकी तैयारी है, यहाँ पे रिमाइंड कराना है हमें, अच्छे से रिवीजन करना है। कुछ एक्सेप्शनल होंगे, अपवाद होंगे जो उसको देखना है, ठीक है। फिर छंद विचार, यहाँ पे आ गया आपका रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, और लास्ट टॉपिक है ये भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान जानेंगे तो भाषा विज्ञान मेनली थोड़ा सा नया लग रहा होगा। भाषा विज्ञान वो होता है आपका जहाँ पे हम देखते हैं कि हिंदी अगर आई है तो हिंदी क्या स्टार्टिंग से हिंदी ही थी, या फिर मतलब इसका विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे हिंदी आके आज यहाँ पे है। और सबको लगता है, एक चीज होता है कि सबको लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी मातृभाषा है हिंदी, और हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, ठीक है।
तो इसको इस क्लियर मतलब इस कंफ्यूजन को क्लियर रखना। राजभाषा क्या होता है, ऑफिशियल वर्क जिस लैंग्वेज में होता है उसे राजभाषा कहते हैं, ठीक है। राजभाषा हिंदी दिवस मनता है तो 14 सितंबर को ही क्यों मनता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो इस दिन क्या हुआ था कि हिंदी को हमारे राजभाषा घोषित किया गया था, तो इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, जो कि 1949 को घोषित किया गया था। तो हम ये सारी चीजें हिंदी के पीछे का जो साइंस है उसको जानेंगे, ठीक है, कि हमारे अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में हिंदी की बात की गई है, लैंग्वेज की किस अनुसूची में हिंदी को जोड़ा गया है, ये सारी चीजें हम देखेंगे भाषा विज्ञान में, ठीक। ये थोड़े से फैक्चुअल या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। यहां तक हो गया हमारा। फिर आता है साहित्य खंड, ठीक है। साहित्य खंड में हमको क्या पढ़ना होगा, काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण। अब आप कहोगे कि अभी तक तो ग्रामर पोर्शन था और इन सब से कहीं पे भी नहीं था, मतलब एनटीए ने नहीं दिया, लेकिन आप जब ध्यान दिए होगे तो रचनाएं एवं रचनाकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है, तो वहां हम इसको भी पढ़ेंगे, है ना। फिर प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, प्रमुख स्थापनाएं, प्रमुखवाद, प्रमुख दर्शन, प्रमुख गुरु शिष्य, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है हिंदी साहित्य में। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे पहला तो क्वेश्चन पूछा गया है, और एक चीज आप याद रखो कि जितने भी अपने टॉपिक देखे अभी उसमें क्या था, हमने एक चीज नोटिस की, पूरा ग्रामर का पोर्शन आपके 12th बोर्ड में जितने ग्रामर के पोर्शन आते हैं सारे टॉपिक आपके सीयूईटी में पूछे जा रहे हैं। तो एक फायदा यहाँ पे ये देख रहे हो कि आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करते करते अपने बोर्ड की भी अच्छे से तैयारी कर लोगे, है ना। आप यहाँ पे पढ़ के सीयूईटी के ये लेवल है अगर, तो आप इस लेवल का पढ़ते पढ़ते इसको तो आराम से निकाल लोगे बोर्ड का, है ना। और अगर आप इस पोर्शन की बात करें यहाँ से, तो सीयूईटी में क्वेश्चन भी पूछने लगा। और ये जो टॉपिक है आपका ये वाला काव्य से लेकर संस्मरण, तो आपको लेखकों का नाम या फिर किसकी कौन सी रचना है, इससे आपके बोर्ड के एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो आप सोचो कि आप ग्रामर का पोर्शन 50 ले लो, ठीक है, 50 मार्क्स ग्रामर, अगर आप तैयारी कर लेते हो सीयूईटी की तो वो आपका रेडी हो गया। इसको पढ़ लेते हो तो 10 मार्क्स बोर्ड के लिए वो रेडी हो गया, 60 मार्क्स आपका बोर्ड का ऐसे रेडी हो गया। ग्रामर अच्छे से पढ़ लोगे तो आप जो आपका लिटरेचर वो वाला है सेक्शन है, पद्यांश गद्यांश, ठीक है, उसको अच्छे से कर लो। अगर ग्रामर अच्छी है तो वो भी आपका हो जाएगा। तो आप 200 में से 200 सीयूईटी में निकालते हो और 100 में से 100 आप बोर्ड में भी निकाल लोगे, है ना। तो इस फायदे से इसको पढ़ो सारी चीजों को, ठीक है। फिर इसके बाद प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, तो ये सारी चीजें हमको इसमें इसके अंडर पढ़नी है, क्योंकि हम ये सोच के चल रहे हैं कि एनटीए हमको 200 में से 200 चाहिए, है ना। और एनटीए कहीं से भी या सीयूईटी में हमारा कहीं से भी मार्क्स एक भी वो कटने ना पाए, तो हम सारी चीजों को लेके चलेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा सिलेबस खत्म होता है। हिंदी का जो सिलेबस था वो इतना ही था। एक और चीज कि हमारे अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप हमारे ऐप बेसिक शिक्षा को, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे एक सेक्शन होगा स्टडी मटेरियल, उसमें जाएंगे तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। हिंदी के ही नहीं, इवन अदर सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो या प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बेसिक शिक्षा जो कि प्ले स्टोर पर मिलेगा, और वहां पे एक सेक्शन होगा स्टडी मटेरियल। लॉग इन करने के बाद एक सेक्शन आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, उसमें जाएंगे आप जब, तो आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगी, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो वो आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब अच्छे से तैयारी करिए।